नमस्कार साथियों, मैं पंजरत सर और फ्री क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको संविधान से संबंधित सारा जनरल नॉलेज अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा उसी क्रम में 11वां वीडियो। इससे पहले हम 10 वीडियो बना चुके हैं। 10 वीडियो में हमने संविधान कैसे बना था, हमें कैबिनेट सभा क्या थी, भाग 1 क्या था, भाग 2 क्या था। इसी क्रम में हम लोग भाग 5 तक पहुंच चुके हैं। आज हम भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में आपकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद होने जा रहा है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, लेकिन जो भी लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए, इसी क्रम में हम चालू करते हैं इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति का। आज का हमारा ये वीडियो राष्ट्रपति को समर्पित है। भाग 5 की बात करते हैं कि भाग 5 आर्टिकल में बात करेंगे तो आर्टिकल 52 से 151 तक जाता है। इसमें संघ अर्थात सेंट्रल का सारा प्रावधान है। जैसा कि हमने आपसे बात की है कि आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर हम आर्टिकल को देखेंगे तो 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। मैं आज आप इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को जो 52 से लेकर 62 तक है क्लियर बताता हूं और राष्ट्रपति की स्थिति को आपके सामने रखता हूं। कोशिश करेंगे कि हम ये वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि राष्ट्रपति एक बड़ा टॉपिक है और राष्ट्रपति के बारे में चलो मैं उस पर और चीजें बता देता हूं आपको। जैसा कि हमने आपसे बात की कि राष्ट्रपति से संबंधित हम टोटल आर्टिकल यहां पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति, तो सबसे पहला आर्टिकल अगर हमारे सामने आता है तो वो 52 है। आर्टिकल 52। अब आर्टिकल 52 क्या कहता है उस पर बात करते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक होगा। राष्ट्रपति पद हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। हमने हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें संसदात्मक व्यवस्था ली। संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद के अंग कहा जाता है। इस हिसाब से अगर हम आपसे बात करें तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आर्टिकल 53 कहता है 53। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति हमारे देश की संघीय व्यवस्था की मुख्य कार्यपालिका होगी। अर्थात यहां पर बात आ रही है कि राष्ट्रपति हमारे देश की मुख्य कार्यपालिका है। ठीक है। अब आगे हम अगर आपसे बात करते हैं तो एक चीज और क्लियर करते हैं कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश में नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में लोकसभा के अंतर्गत बैठी हुई मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के सभी कार्यों का उपयोग कर लेता है। इसीलिए प्रधानमंत्री एवं संघ मंत्री परिषद को हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है राष्ट्रपति को। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, क्योंकि पहले अगर किसी भी व्यक्ति को आप बताने जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या रखा है तो सबसे पहले योग्यता आती है, लेकिन यहां पर योग्यता रखी गई है 58 आर्टिकल में। तो पहले मैं राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता हूं। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना बैठा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। फिर से बोल रहा हूं,
भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। अब एक पॉइंट यहां पर क्लियर किया गया है, लाभ के पद की परिभाषा पूरे संविधान में कहीं पर नहीं दी गई, लेकिन लाभ के पद को यहां पर एक चीज में क्लियर कर दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ एवं राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। लाभ के पद के अंतर्गत बाकी दूसरे निजी कार्य आते हैं, या निजी पद पर किसी पर बैठे हो तो आता है। अब यहीं पर एक चीज और क्लियर करते हैं, आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 कहता है कि यदि राष्ट्रपति बनते हो और राष्ट्रपति बनने के दौरान या राष्ट्रपति बनते समय आप संघ में या राज्य में, फिर से बोल रहा हूं, संघ सरकार के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के किसी मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, तो राष्ट्रपति जिस दिन बनेंगे उस दिन वह पद आपका रिक्त माना जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 59। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया, लाभ के पद से संबंधित है ये। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको 54 पे। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह है कि जनता अर्थात हम लोग उसमें भाग नहीं लेते, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। अब जो प्रतिनिधियों को लिखा जाता है तो एक निर्वाचक मंडल बनता है। उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं से संबंधित एक शब्द है निर्वाचित सदस्य आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अब इसमें नवीन व्यवस्थाओं के हिसाब से देखा जाए तो पुदुचेरी और दिल्ली, यहां पर विधानसभाएं हैं। इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो उसके निर्वाचक सदस्यों के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं तो उधर के भी निर्वाचन जितने भी सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये लिखा है निर्वाचन मंडल अर्थात 54 में। अब 54 के अंदर आगे और भी बता देता हूं, अगर राष्ट्रपति का नॉमिनेशन अर्थात पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं तो राष्ट्रपति का पर्चा कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं कर सकता है, मात्र योग्यता के बेस पर। राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करने के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य लिख कर दें कि ये बंदा हम अपनी तरफ से खड़ा कर रहे हैं, और 50 व्यक्ति बाहर से उसको सपोर्ट करें अर्थात अनुमोदित करें। मतलब 100 निर्वाचक मंडल से 100 सदस्यों का सपोर्ट जिस व्यक्ति के पास होगा वह राष्ट्रपति के लिए पर्चा दाखिल कर सकता है, कोई और इसका पर्चा दाखिल नहीं कर सकता। चलिए अब यहां पर एक और चीज बताते हैं, आर्टिकल 55 इसकी पद्धति बताता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से किया जाता है, ठीक है, और निर्वाचन के दौरान समानुपातिक पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। यहां पर क्या होता है, मत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं हर सदस्य के। मत मूल्यों को वह अपने अपने हिस्से के हिसाब से राष्ट्रपति को देते हैं। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत मूल्य मिलते हैं वो एक न्यूनतम कोटा कंप्लीट करता है। जो भी न्यूनतम कोटा कंप्लीट करता है वो राष्ट्रपति होता है। अब न्यूनतम कोटा क्या होता है तो वो भी बता देते हैं। न्यूनतम कोटे में क्या होता है कि जितने भी मत मूल्य पड़े हैं, तो जितने भी मत मूल्य हैं उनका योग और उसमें भाग दे दो 2 का, तो ये आधे हो गए 50%, उसमें जोड़ दो 1। अगर आप मत मूल्यों के योग में 2 का भाग देकर 1 जोड़ देते हैं तो ये न्यूनतम कोटा होता है। जो भी राष्ट्रपति इस मत मूल्यों में ये न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है वह हमारे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, चलिए मैं और आगे लेके चलता हूं आपको यहां से 56 पे। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पहले यदि वह इस्तीफा दे दे
मृत्यु हो जाए या महाभियोग से वह अपने पद से हट सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष में एक और चीज कही गई है कि मतलब पुराने राष्ट्रपति अगर बैठा हुआ तो नवीन निर्वाचन अगर करना है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल चलने के दौरान ही उसका कर लिया जाता है निर्वाचन। अब यहां पर एक और चीज क्लियर बता रहा हूं कि राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा संबोधित करता है तो 56(2) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करके देता है। किसके नाम से? उपराष्ट्रपति के नाम से। उपराष्ट्रपति महोदय, हम आपको इस्तीफा दे रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, इसमें मृत्यु हो जाए या फिर वो त्याग पत्र दे दे या फिर महाभियोग से हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया मैं आपको 61वें आर्टिकल में बताऊंगा। ठीक है, अब अगला आर्टिकल लेके चलते हैं, आर्टिकल 57। अब आर्टिकल 57 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बना है तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। मैं एक पॉइंट बता दूं, इसमें वाला कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति बना है तो वह व्यक्ति अगर दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना जा रहा है या लड़ना चाहता है तो वह राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 57 कहता है। अर्थात ये बंदिश नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार बैठ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 57 या 58 में आपको योग्यता बता चुका हूं, 59 में आपको ये बता चुका हूं मैं कि लाभ के पद से संबंधित अगर कोई बंदा पद ले लेता है तो राष्ट्रपति बनते ही उसका वो पद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। यहां तक आ गए। अब अगर मैं लेके जाऊं तो आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, इनके पद की शपथ। फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। यदि वह किसी कारण से अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाएगा। ठीक है, यह आर्टिकल इधर तक आ गए अपन 60 तक। अब आता है आर्टिकल 61। मैंने आपको यहां पर बोला था कि राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का जो पद, राष्ट्रपति के आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि यदि अब अगर यहां 61 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यदि अपना पद से हटाया जाता है तो उसके 3 कारण थे। यदि वह इस्तीफा दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग। आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रावधान है राष्ट्रपति को हटाने, और महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है 61(1) में। अब प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति को हटाने की, वो महाभियोग की मैं भी बता देता हूं। महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से उठाई है। महाभियोग में यदि राष्ट्रपति, हम आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। यदि राष्ट्रपति अपने कार्य के दौरान संविधान की किसी धारा या संविधान का उल्लंघन करता है या कदाचार का दोषी पाया जाता है तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन जिस भी सदन में, जैसे सपोज करो लोकसभा में लेके आया, तो जिस सदन में अगर महाभियोग का प्रस्ताव लेके आया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्य इसको अनुमोदित करेंगे, लिख कर देंगे कि हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना चाहते हैं। महाभियोग चलाने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। अब अगर लोकसभा में चालू किया आपने महाभियोग का प्रक्रिया तो वहां 3 वाचन होंगे, मांग को रखा जाएगा, उस पर बहस होगी और उस पर मत डलेगा, जिसे वोटिंग कहते हैं। यदि 2/3 बहुमत से यहां पर लोकसभा में वो पारित हो जाता है तो वो उठकर जाता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जैसे ही जाएगा तो वहां पर एक जांच समिति बनाई जाएगी।
जांच समिति उस पर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का बारीकी से निरीक्षण करेगी। इस दौरान जब जांच समिति के सामने राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, या तो वह स्वयं या फिर अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। अब जांच समिति की रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट आएगी पहले, फिर उस पर बहस होगी और फिर उस पर वोटिंग हो जाएगी। यदि 2/3 बहुमत यहां पर पड़ गया, यहां पर, तो राष्ट्रपति उसी दिन अपने पद से मुक्त माना जाएगा। इसे महाभियोग कहते हैं। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया। ठीक है, हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसलिए ये लीक ही नहीं आया गया आज तक। चलिए मैं आपको और क्लियर करता हूं। 62वें आर्टिकल में भी कुछ लिखा हुआ है, आर्टिकल 62। अब आर्टिकल 62 क्या कहता है उसके बारे में हम आपको बता दें। 62 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर बैठेगा और राष्ट्रपति के लिए नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन उस 5 साल की अवधि के अंदर ही कर लिया जाएगा। और यदि नहीं भी करते हैं और लेट हो जाता है तो राष्ट्रपति, आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उस दौरान हम एक और चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, राष्ट्रपति का पद अपने रिक्त स्थान, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति के एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ, दूसरा राष्ट्रपति आने वाला है, इसके बीच में 2 राष्ट्रपति के उसके अंदर 6 महीने का कार्यकाल हो सकता है, जिसे राज अंतराल कहते हैं। राज अंतराल के दौरान वही राष्ट्रपति तब तक बैठा रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को पद नहीं दिया जाएगा, ये 56(1) कहता है। ऐसी कंडीशन में कि आपका चुनाव लेट हुआ है, चुनाव में विलंब होने के कारण अगर राज व्यवस्था में थोड़ा सा अंतराल दिखता है, तो ऐसी जगह पर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण उसी कंडीशन में करता है जब राष्ट्रपति या तो अपना इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इधर पे एक आकस्मिक व्यवस्थाएं भी दे रखी हैं, वो आर्टिकल 70 में है। ठीक है ना, उसके बाद में आर्टिकल 71 भी बताता हूं। आर्टिकल 70 में आकस्मिक व्यवस्थाएं ये दे रखी हैं कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से हट गया है या नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो संसद को यह अधिकार है आर्टिकल 70 के तहत कि वो इसके लिए कहीं नया उपबंध कर सकती है। तो इसी दौरान राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक अधिनियम बनाया गया है। 1969 में यह अधिनियम बनाया गया। उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद के लिए रखेंगे और यदि वो नहीं होगा तो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। फिर से बोलूं, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति बन सकता है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब यहां 71 में लेके आता हूं। मैंने आपको बोला था कि निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन मंडल है 54 में, निर्वाचन की व्यवस्था यहां पे देकर रखी है 54 में। अब अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के लिए कुछ खास चीजें और बता दूं। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए बैठता है, ये तो हो गया। राष्ट्रपति को अपने पद पर बैठने के लिए अर्थात अपने पद पर कार्य करने के लिए वेतन दिया जाता है। 5 लाख रुपया वेतन का प्रावधान है। उसके अलावा इन्हें आजीवन निवास, मेडिकल और अन्य सुविधाएं दी जाती। इसके अलावा वह अपने एक साथी के साथ, जीवन साथी के साथ विदेश की यात्रा कर सकता है सरकारी खर्च पर। 5 सदस्यों का सेक्रेटरीट इन लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रपति को बहुत बड़ा आवास दिया जाता है। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है या कभी भी रहे तो उसकी किसी भी कंडीशन में उसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति का वेतन आयकर की सीमा से बाहर होता है। और हाँ, राष्ट्रपति के पद खत्म होने, मतलब समाप्त हो जाने, सेवा समाप्त हो जाने के बाद भी
राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन अर्थात पेंशन के रूप में दिया जाता है। साथ में 60,000 रुपया पर मंथ ऑफिस के खर्च या कार्यालयीन खर्च के लिए अलग से दिया जाता है। ये हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति हमारे जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये काफी लंबे टाइम तक रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे तो मैं अगले वीडियो में राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ और तथ्य बताऊंगा। इस वीडियो में हमने आपको आर्टिकल जो बताया था मैंने कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है, उन आर्टिकल के थ्रू मैंने राष्ट्रपति बताया। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो राष्ट्रपति की शक्तियों और राष्ट्रपति के कार्यशैली और राष्ट्रपति की कार्य करने की विधियों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।